हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा क्या, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ओके, मशीन की क्लासेस है ये। मशीन की क्लास में हम डीसी मशीन अभी डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम डीसी जनरेटर डिस्कस कर चुके हैं और डीसी मोटर के बेसिक सब डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ओके, कि जो हमारी डीसी मोटर है उसकी स्पीड को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो हमें ये जरूरत क्यों है, क्यों हमें स्पीड को कंट्रोल करना है? क्योंकि कोई भी मशीन होती है हमारी, कोई भी मोटर है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसकी स्पीड को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, उसको चला सकें। ओके, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम बाइक चलाते हैं। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि बाइक की स्पीड को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकें, कम कर सकें या फिर ज्यादा कर सकें। ठीक है, अगर कहीं पर ट्रैफिक आ जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाए ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। जहाँ पे रोड हमें एकदम साफ मिलती है वहां हम अपनी स्पीड क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो स्पीड को क्या करना है, कम करना, ज्यादा करना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल स्पीड होगी हमारी, उसी स्पीड पे अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे तो क्या वो सही है? नहीं है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है हमें ज्यादा स्पीड चाहिए हो, कहीं पे कम चाहिए हो। तो इसलिए हम पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, या कोई भी मोटर है उसकी स्पीड को कैसे हम कंट्रोल करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट लाइक एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि हमारा फैन, हम पंखा चलाते हैं तो पंखा में क्या है, रेगुलेटर लगाते हैं ताकि हम उसकी स्पीड को क्या कर सकें, कम ज्यादा कर सकें। अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसको फुल पे चलाते हैं, कम गर्मी लग रही है तो थोड़ा कम कर लेते हैं। तो रेगुलेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल करना क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफिल कर सकें। ओके, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्या, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें एक स्पीड होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेस स्पीड। ओके, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेटेड स्पीड। तो जो बेस स्पीड होती है या फिर रेटेड स्पीड होती है, ये कौन सी स्पीड होती है, ये मशीन की वह स्पीड होती है जो मशीन पे लिखी हुई होती है। जब भी हम क्या करते हैं, मशीन खरीदते हैं, ओके, कोई भी मोटर आप खरीदने जाएंगे, डीसी मोटर आप परचेज करेंगे, तो क्या होता है, उसकी जो मोटर है उस पे एक नेम प्लेट होती है। ठीक है, एक नेम प्लेट होती है, तो जो नेम प्लेट रेटिंग होती है उस पे जो स्पीड लिखी होती है, उस स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, रेटेड स्पीड बोलते हैं। ठीक है, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, हम बेस स्पीड बोलते हैं। मतलब जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं, तो जब मशीन हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, उसके पोल्स, जो भी आर्मेचर रेजिस्टेंस वगैरह है, वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो उस टाइम पे जो हमारी स्पीड आ रही होगी, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, रेटेड स्पीड या बेस स्पीड। अब हम जब कंट्रोल करते हैं अपनी मोटर को, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो रेट स्पीड है, बेस स्पीड, इस स्पीड से हम मोटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। या तो इस स्पीड से मोटर की स्पीड ज्यादा होगी या फिर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है, ये समझना जरूरी है कि बेस स्पीड या रेटेड स्पीड क्या है। तो जो नेम प्लेट रेटिंग होती है उस पर जो स्पीड दी जाती है, वही स्पीड क्या कहलाती है, हमारी बेस स्पीड या फिर रेटेड स्पीड कहलाती है। ओके, सॉरी। तो ये हो गया हमारा क्या, बेस स्पीड या रेटेड। अब हमें देखना है कि कौन कौन से मेथड है, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किस मेथड के थ्रू स्पीड ज्यादा होगी, किसके थ्रू कम होगी बेस स्पीड से, या फिर किस में क्या होगी, दोनों क्या होगा, कंट्रोल होगा, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं हमने क्या क्या था, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डीसी मोटर का। हम डीसी मोटर का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो हमने देखा है कि E इक्वल टू क्या होता है हमारा, NP5ZY60A, या N जो है इसी को अपन क्या लिखते हैं, ओमेगा। ठीक है, मतलब एंगुलर स्पीड P5ZY60A। ओके, तो इसमें क्या है, 60 क्या है, कांस्टेंट है, A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर लैप बाइंडिंग है तो A इक्वल टू P, वेव बाइंडिंग है तो A इक्वल टू 2। Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। P क्या है, नंबर ऑफ पोल। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, फिक्स रहती है किसी भी मशीन में। एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई हमारी मशीन तो ये सारी चीजें क्या होती है, चेंज नहीं होती है। केवल वेरिएबल क्या है, स्पीड एंड फ्लक्स। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा फाई के, या फिर अपन लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या है, K फाई इंटू
ओमेगा। ओके, और ई जो होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें, मान लीजिए हमारी ये मोटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा V वोल्टेज है, यहाँ पे बैक ईएमएफ है EB, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा हमारा क्या RA होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अगर आप इसमें लूप में इक्वेशन लगाएंगे, ये प्लस माइनस है, इसमें करंट क्या होता है मोटर में, इन्वर्ट होता है, ये IA होता है, तो ये कैसा आएगा प्लस और माइनस, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा IA RA। अगर आप इसमें KVL लगाते हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगी, EB, ठीक है, प्लस ऑफ EB प्लस IA RA माइनस V इक्वल टू 0, मतलब EV इक्वल टू क्या होगा V माइनस IA RA। यही इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, ये KVL लगाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा हमारा EV इक्वल टू क्या आया V माइनस IA RA इक्वल टू K फाई इंटू ओमेगा। ओके, तो ओमेगा क्या है, स्पीड, क्या किसके बराबर है, V माइनस IA RA बाय K फाई। ओके, तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला बना, ओमेगा इक्वल टू क्या है V माइनस IA RA बाई K फाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड जो है हमारी मोटर की। तो एंगुलर स्पीड जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं, एक तो आर्मेचर वोल्टेज के, ठीक है, यहाँ पे जो ये V है वो क्या है हमारा आर्मेचर वोल्टेज है। आर्मेचर वोल्टेज ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, आप सोचोगे इसमें ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ रहा है, बट ये जो V होता है ये कौन सा वोल्टेज होता है, आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है, E और IA RA का जो सम होता है वो होता है हमारा क्या आर्मेचर वोल्टेज। ये सीरीज मोटर होती है, सपोज यहाँ पे क्या आ जाता ISC RSC भी आ जाता, तो वो हम नहीं लेंगे, केवल ये जो होता है वो होता है आर्मेचर वोल्टेज। तो स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट आर्मेचर वोल्टेज, सेकंड आर्मेचर रेजिस्टेंस पे, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे करंट भी तो ले रहे हैं, तो करंट हम क्या करते हैं, करंट लोड पे डिपेंड करता है, तो अपन ऑलमोस्ट क्या करते हैं कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि लोड का बैरी होने से उसकी स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ओके, हम बाइक चला रहे हैं तो हम उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, सपोज अभी हम एक व्यक्ति बैठा है, हमारे पीछे 1% बैठा है, तो उसकी स्पीड है, अगर 2% बैठ जाए तो क्या उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, नहीं। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि लोड कांस्टेंट है, अगर लोड मतलब मान लो चेंज भी हो रहा है, तो लोड से क्या है स्पीड पे वेरिएशन ना हो, स्पीड को हम ऐसे ही कंट्रोल करें, मतलब लोड का जो इफेक्ट है उसको अपन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। और जो ये आर्मेचर करंट है ऑलमोस्ट लोड पे डिपेंड, तो इसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए ये आई अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आर्मेचर वोल्टेज पे हो गया, सेकंड आर्मेचर रेजिस्टेंस पे, और थर्ड किस पे है, फील्ड फ्लक्स पे। ओके, तो तीन मेथड है हमारे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, पहला आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, सेकंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, और थर्ड फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ओके, तो तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, सेकंड मेथड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ओके, हमने फॉर्मूले से देखा है ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, VT माइनस IA RA बाय K फाई, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड ये है, एंड थर्ड ये है। ओके, तो ये थ्री मेथड है हमारे स्पीड को कंट्रोल करने के। ओके, तो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड है हमारा, आर्मेचर। सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ओके, कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में किस तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड जो है वो हमारी बेस स्पीड से ज्यादा होगी या कम होगी, क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, ऑफ कंट्रोल स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम देखते हैं, हमने क्या बोला है, EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K फाई इंटू EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा,
ठीक है, यहाँ पे ओमेगा स्पीड है, मतलब E इक्वल टू क्या होता है NP5Z/60A, या फिर अपन N ही मान के चलते हैं। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है N इंटू 5 के, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया EB/5। ओके, बैक ईएमएफ जो है ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। इनिशियली जो स्पीड है वो हमारी क्या रहती है 0 रहती है, कांस्टेंट रहती है हमारी, सॉरी। तो इनिशियली स्पीड क्या है कांस्टेंट है, अगर तो EB भी क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, अगर हम फ्लक्स अभी वेरी नहीं कर रहे हैं तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/5 के। तो अगर हम फ्लक्स को क्या करते हैं हमारा बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो स्पीड क्या होगी हमारी कम या फिर ज्यादा होगी हमारी। ठीक है, तो हम फ्लक्स को क्या करेंगे कम करेंगे, बढ़ा तो सकते नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोर है इसमें हमने ऑलरेडी फ्लक्स लिया है, जो हमारा क्या है मेन फ्लक्स है 5m। अब ये जो कोर है अगर हम इसमें क्या करना है फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो कोर की क्या है एक लिमिट है, वो क्या होता है सैचुरेट हो जाता है। आफ्टर सैचुरेशन हम उसको नहीं बढ़ा सकते, मतलब अगर हम कितना भी फ्लक्स बढ़ाएंगे तो फ्लक्स हमारा क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है फील्ड करंट पे। तो जब फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा हमारा, कब तक बढ़ेगा एक लिमिट तक, जब तक हमारा क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता है। ओके, आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट अगर आप फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, फ्लक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे फ्लक्स को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, बट फ्लक्स को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। ओके, तो हम फ्लक्स को क्या करेंगे कम करेंगे। अगर हम फ्लक्स को क्या करेंगे कम करेंगे तो स्पीड और जो फ्लक्स है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी हमारी बढ़ेगी। ओके, तो ये जो मेथड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, कहाँ पे यूज करते हैं अपन स्पीड को बढ़ाने के लिए अबव बेस स्पीड। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड फॉर generally used for increase the speed above the base speed। ठीक है, बेस स्पीड से स्पीड को ऊपर मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए ये हमारी क्या है बेस स्पीड हो गई। ठीक है, मतलब नॉर्मल रेटेड स्पीड। इससे ज्यादा करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके, अब हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो है इसमें क्या हो रहा है फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का डिसएडवांटेज क्या है हमारा, इसमें जो फ्लक्स है वो क्या है कम हो रहा है। इसी मेथड को क्या बोलते हैं फ्लक्स वीकनिंग मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं फ्लक्स को वीक कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स को क्या कर रहा है कमजोर कर रहा है कम कर रहा है। ठीक है, हमने इसमें फ्लक्स है इसमें हम आर्मेचर करंट जो है इसको क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, फ्लक्स क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है मेन फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं लोड लगाते हैं तब जाके हमारा ये आएगा हमारा ये सपोज कांस्टेंट है अगर और ये क्या है कम हो रहा है तो ओवरऑल ये वाली चीज क्या होगी कम होगी, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा। रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कम्यूटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम आएगी मतलब क्या होगा स्पार्किंग होने लगेगा हमारा क्या है ब्रशेस में, स्पार्किंग एट द ब्रशेस। कम्यूटेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है हमारा फ्लक्स कम होने के कारण क्या होता है हमारा कम्यूटेशन की प्रॉब्लम आने लगती है आर्मेचर रिएक्शन की, और जो स्पार्किंग है वो होने लगती है ब्रशेस में, तो ये क्या होता है लॉस होने लगता है। इसलिए इसको क्या करते हैं अपन ज्यादा यूज नहीं करते, बट जहां स्पीड हमें क्या करना है बढ़ाना है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हर एक मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और अपने अपने क्या होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं। तो सिंपल सा हमने आपको बताया कि फ्लक्स के थ्रू कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि स्पीड और जो फ्लक्स होता है वो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। आप बोलोगे फ्लक्स को कम ही क्यों करना है, क्योंकि फ्लक्स को हम एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसमें जो हम मेन फ्लक्स है हमारा वो ऑलरेडी इतना ही फ्लक्स हो जाता है जहां तक हमारा सैचुरेशन पॉइंट पहुंचना है, तो उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कोर हर एक चीज है उसकी लिमिट होती है। हमने आपको सैचुरेशन के लिए कई बार एग्जांपल दिया है कि हमारी जो बकेट है वो एक लिमिट तक पानी भरेगी, उसके बाद आप टैप को खोल के भी रखेंगे तो उसमें पानी नहीं भरेगा।
सेम ऐसा हमारे कोर के साथ होता है। अगर आप फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो फ्लक्स को हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते बट कम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, साथ में फ्लक्स स्पीकनिंग मेथड। ओके, तो फ्लक्स कम करोगे तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए ये मेथड जो होता है वो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है, मतलब अबव द बेस स्पीड के लिए क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसी मेथड को शंट मोटर में देखते हैं और सीरीज मोटर में देखते हैं। दोनों में अलग अलग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मोटर में स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसके थ्रू। ओके, तो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, शंट मोटर में हम देखेंगे अगर, तो ये हमारी क्या है, शंट मोटर। सबसे पहले हम शंट मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया आर्मेचर, ठीक है, हम अलग से रेजिस्टेंस ही बना रहे हैं, आर्मेचर के साथ ही आपका रेजिस्टेंस रहेगा, समझ लीजिए। ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे आर ई, और ये है हमारी बाइंडिंग आर एस एस, ठीक है। ये है हमारा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वी टी, यहाँ से करंट जाएगा आई ए एंड दिस करंट इज आई एस एस। ओके, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर ई, इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे जो है वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के, किसमें, शंट वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज आर इक्वल टू 0 है, इस टाइम पे आई एस एच क्या होगा आपका, वी टी बाई आर एस एच, होगा कि नहीं होगा, होगा। जब हम क्या करते हैं, आर ई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ भी वैल्यू रखते हैं आर ई की, तो आई एस एच क्या हो जाएगा, वी टी बाई आर एस एच प्लस आर ई, होगा ये वाला टर्म। अब ये डिनोमिनेटर का टर्म क्या है, बढ़ गया है, मतलब आर ई हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें, तो ये ओवरऑल टर्म क्या है, इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो शंट फील्ड करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। आईएसएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के, ये कम हुआ तो ये भी क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम हुआ, स्पीड एंड फ्लक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं डीसी शंट मोटर में, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो शंट करंट है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, शंट करंट रिड्यूस होगा, और शंट फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स होता है वो फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर फील्ड करंट कम हो रहा है तो फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या चलती है, ठीक है। अगर हम इंटरनली प्रोसेस देखते हैं इसकी, तो इसके इंटरनली प्रोसेस किस तरीके से चलती है, एक हमारी, जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक हमारी कंडीशन आती है, स्टेबिलिटी कंडीशन, वो क्या इक्वल टू होता है जे डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, टी एल है लोड टॉर्क, जे डी ओमेगा बाय डी टी, ये क्या है हमारा स्पीड, ठीक है। स्पीड का वेरिएशन है हमारा, ठीक है, टाइम के साथ किस तरीके से स्पीड वेरी कर रही है। तो इनिशियली जो स्पीड होती है ओमेगा, वो क्या रहता है, कांस्टेंट है हमारी, तो डी ओमेगा बाय डी टी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लेंगे तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो गया, 0, मतलब क्या हो जाएगा ये 0। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, लोड टॉर्क। सपोज अपन इसको मान लेते हैं Tm1 इक्वल टू Tf, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। अब जब तक हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि लोड टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब TL क्या है हमारा, कांस्टेंट है, TL कांस्टेंट है। ओके, अब टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई इंटू IA, होता है कि नहीं होता। IA हम क्या ले रहे हैं केस में, कांस्टेंट है, हम फ्लक्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हम आर्मेचर करंट को टच नहीं करेंगे, आर्मेचर करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये जो फील्ड फ्लक्स है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड केस में, फर्स्ट केस क्या है, जब हमारा क्या है, जब I 0 है, इस टाइम पे ये कांस्टेंट रहेगा, I ये कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, टॉर्क Tm1 इक्वल टू TL आ गया, ठीक है। सेकंड केस, जब अपन ने RE क्या किया, ऐड किया,
RE आया उस टाइम पे, ये कांस्टेंट है, IA क्या, फाई क्या हो गया कम, क्योंकि ISH देखिए क्या था, V बाई RSH प्लस RE, जब RE ऐड किया ये ओवरऑल टर्म बढ़ा, ISH क्या हुआ, कम हुआ, ISH कम हुआ तो फाई भी क्या है, कम हुआ, फाई कम हुआ तो टॉर्क भी क्या होगा, कम, ये टॉर्क मान लेते हैं TM2, तो ये टॉर्क क्या है, कम हुआ सेकंड केस में, बट लोड टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, TM माइनस TL इक्वल टू JD ओमेगा बाय DT, ये TM2 माना, ये क्या है, कम हो रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा ना, ये तो कांस्टेंट है और ये क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है, मतलब क्या केस आया, TM1 ग्रेटर देन है TM2 से, लोड टॉर्क क्या हुआ है, कम हुआ हमारा पहले के टॉर्क से, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब ये वाला टर्म क्या है, लेस देन आया हमारा, मतलब कम होगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिएंट कंडीशन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला क्या था, TM1 इक्वल टू TL, केस क्या है हमारा, TM1 माइनस TL इक्वल टू होता है JD ओमेगा बाय DT। ओके, ये है TM2 माइनस TL, ये वाली चीज कम हो रही है, ये कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल चीज कम होगी, मतलब ये जो स्पीड है D ओमेगा बाय DT ये भी क्या होगी, कम होगी, मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू ओमेगा के, स्पीड कम है तो E भी क्या होगा हमारा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हमने करंट की इक्वेशन निकाली थी, I जो था हमारा, यहाँ से हमने देखा था ना IA इक्वल टू क्या आता है हमारा, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं RA है, ये EB है, और ये हमारा क्या है, V है। ठीक है, EB और ये RA IA प्लस माइनस, ये हम इक्वेशन निकाले अगर यहाँ से तो क्या आएगा, प्लस EB प्लस ऑफ IA RA माइनस V इक्वल टू 0, तो IA RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस EB, IA इक्वल टू V माइनस EB बाई RA, यहाँ पे लिखेंगे हम V माइनस EB बाय RA। EB क्या है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ओवरऑल जो टर्म है ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सॉरी, EB क्या है, कम हो रहा है, तो ये वाली चीज कम, सपोज ये 5 है, ये पहले 2 थी, अब ये कम हो रही है मतलब 1 हो गया, तो ये ओवरऑल टर्म क्या है, बढ़ेगा, तो IA भी क्या होगा, बढ़ेगा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई IA के, IA बढ़ेगा तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो टॉर्क कम हो रहा था वही फिर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ के कितना पहुंचेगा, TM2 बराबर TL एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, वह कंडीशन होती है जब हमारा जो टॉर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, वो किसके बराबर हो जाता है, लोड टॉर्क के। तो इस तरीके से अंदर चलता है मशीन के, कि हमने क्या किया, फ्लक्स को वीकनिंग किया, कमजोर किया, फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो उससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, हमारी स्पीड हमारी बढ़ी, जब स्पीड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, EMF क्या होगा, कम होगा, EMF कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो फिर से टॉर्क क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो धीरे धीरे स्पीड क्या हुई, बड़ी 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 बड़ी, उसके बाद क्या होगा, उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन में आना है कि नहीं आना, तो फिर टॉर्क क्या होगा, कम होगा, स्पीड क्या होगी हमारी, कम होगी, और फिर हमारा क्या होगा, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा चलेगा कि हमारा अंदर क्या होता है मशीन के। ठीक है, बाकी आपने देख लिया कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/5, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है हमारी, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 इंटू, सॉरी, फ्लक्स क्या होता है इसमें, कम होता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, फ्लक्स को अपन बढ़ा तो सकते नहीं है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 ये होता है, फ्लक्स कम है तो टॉर्क क्या हो रहा है हमारा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो स्पीड ये हो गया, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 इंटू IA, मतलब तो फ्लक्स कम हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा, कम होगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब क्या है इसमें हमारा, स्पीड और टॉर्क का जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा हमारा, स्पीड टॉर्क कर्व अगर हम देखते हैं तो कैसे बनेगा, ये स्पीड है अगर और ये टॉर्क है,
तो ये ऐसे होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रही है। मतलब एन टी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब एन टी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पावर इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 2 पाई एन टी बाय 60। ओके, तो इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है, एन टी बस वेरिएबल था, तो ये भी क्या है इस केस में कांस्टेंट है। मतलब ओवरऑल पावर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ये क्या हमारी कांस्टेंट पावर ड्राइव है। ओके, पावर ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या होता है, मशीन मोटर जो चल रही है हमारी। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में मतलब इस टाइम पे जो हमारा पावर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव होता है या कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपने देख लिया, हमने आपको अंदर का ट्रांजिएंट कंडीशन दिखाई कि किस तरीके से जो टॉर्क है हमारा वो कम होता है, फिर हमारा धीरे धीरे करके टॉर्क बढ़ता है और वो सेम उसी इक्वल टू लोड टॉर्क के बराबर पहुंच जाता है हमारा एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, शंट मोटर का, कि किस तरीके से हम शंट मोटर में स्पीड को कंट्रोल करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के थ्रू, एक्सटर्नल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करके। ठीक है, तो आई एस एच इक्वल टू क्या है हमारा, वी बाई आर एस एच प्लस आर ई। ओके, तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये ओवरऑल टर्म क्या करेगा, बढ़ेगा, ये कम होगा, फाई क्या होगा, कम होगा हमारा, और स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सपोज RE1 ग्रेटर देन है RE2 से, ग्रेटर देन है RE3 से। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ISH1 लेस देन होगा ISH2 लेस देन ISH3। सेम फ्लक्स चलेगा, 5SH1 लेस देन होगा 5SH2 लेस देन 5SH3, और स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो N1 ग्रेटर देन होगा N2 से, ग्रेटर देन N3। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड जो होता है वो क्या होगी, हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया डीसी शंट मोटर में। अब हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर में किस तरीके से हम फ्लक्स को कंट्रोल करके हमारी स्पीड को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। डीसी सीरीज मोटर। ओके, तो डीसी सीरीज जो मोटर होता है इसमें हमारे दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, सबसे पहला जो मेथड होता है वो क्या है, फील्ड डाइवर्टर। मतलब क्या करना, फील्ड को क्या करना, डाइवर्ट कर देना। फील्ड को, जो हमारी फील्ड है उसको हम क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। एक डाइवर्टर लगा के जो हमारी फील्ड करंट है उसको क्या कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके से, इसका ही हमने बनाया, ये आर्मेचर है, सीरीज वाइंडिंग है सपोज, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, ये RSC है, इसके साथ क्या करते हैं हम, एक अलग से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये हो गया RD। ठीक है, डाइवर्टर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, ये है बैक EMF EB, ये आर्मेचर करंट है IA, ये आ रहा है ISC, और ये क्या हमारा ID। ओके, ये टर्मिनल वोल्टेज है V। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा अलग से क्या किया, एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा के इसको क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो आप पहले देखोगे, सपोज जब फर्स्ट केस में RD इक्वल टू सपोज क्या है, 0 है, ये 0 है, कनेक्ट नहीं है, तो IA इक्वल टू किस क्या होगा, ISC। इस टाइम पे हम फ्लक्स मान लेते हैं 5 जो हमारा 5 है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ISC के। जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, फील्ड करंट पे, और फील्ड करंट इस टाइम पे किसके बराबर है, आर्मेचर करंट के। तो IA इक्वल टू ISC इक्वल टू 5 हो गया फर्स्ट केस। जब हमने RD को कनेक्ट किया, व्हेन वी कनेक्ट RD, जब हमने डाइवर्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया अगर हमारा, तो इस टाइम पे क्या होगा, IA जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ISC प्लस ID के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहले IA ISC के बराबर था, अब IA ISC प्लस ID के बराबर हुआ। इसका मतलब ये क्या है, कम हो गया ना, पहले के केस में यहाँ ISC 1 मान लेते हैं, ये ISC 2 है हमारा।
ठीक है, समझने के लिए। तो अब ये जो ISE2 है ये क्या है, कम हो गया किससे, IS1 से। इससे जो फ्लक्स बन रहा था वो φ1 था, इससे जो फ्लक्स है सपोज वो क्या है, φ2 है। ठीक है, मतलब φ2 जो है वो लेस देन है φ1 से। तो नॉर्मल केस की अपेक्षा फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, वीक हो गया हमारा, φ2 लेस देन हो गया φ1 से। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/5 के। तो ये कम हो गया तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी हमारी। यही हो रहा था हमारा स्टंट के केस में, यही था कि फ्लक्स को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। फ्लक्स हम वीक ही कर सकते हैं, फ्लक्स को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। जब पोर्ट सैचुरेट हो जाता है तो फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ता है। तो फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, तो उसमें जो हमने ट्रांजिएंट कंडीशन बताई थी, सेम ट्रांजिएंट कंडीशन हमारी यहाँ पे भी चलेगी। क्या होगा हमारा, T माइनस TL इक्वल टू J डी ओमेगा बाय dt रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क है TM2 वो क्या होगा हमारा, कम होगा हमारा, लेस देन होगा TM1 से। तो स्पीड जो है हमारी वो क्या हो जाएगी हमारी, कम, TM2 माइनस TL, ये क्या होगा, ये कम हो गया है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड कम होगी। यहाँ पे हम इस तरीके से बना लेते हैं आपके लिए, देखिए टॉर्क जो है TM2 लेस देन है TM1 से। TM2 कम हुआ, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, EMF कम होगा। ठीक है, EMF कम होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, ये बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और बढ़ के फिर सेम क्या हो जाएगा हमारा, लोड टॉर्क के बराबर पहुंच जाएगा। तो ये अंतर की ट्रांजिएंट कंडीशन है। ये जब आप आईएएस का पेपर लिखते हैं या कोई भी है हमारा आईएएस के पेपर में अगर आप लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये चीजें आपको काम में आएगी कि किस तरीके से मोटर के अंदर ट्रांजिएंट कंडीशन चेंज हो रही है। या आप बाग वगैरह का इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सारी चीजें पूछी जाती है कि किस तरीके से अंदर की कंडीशन हमारी वेरी करें, कैसे जो टॉर्क है वो हमारा कम हो रहा है, फिर हमारा टॉर्क धीरे धीरे करके पहले क्या होगा, कम होगा, फिर क्या होगा, हमारा टॉर्क बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो किस तरीके से ये हमारी कंडीशन चलेगी, ये आपने देख लिया कि फील्ड डाइवर्टर लगाने से किस तरीके से फ्लक्स क्या है, कमजोर हुआ और स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं कि पहले हमारा दिया कि स्पीड क्या है n1, जब हमारा फ्लक्स क्या है φ1। ठीक है, इस टाइम पे जो RD है इसकी वैल्यू क्या है 0। जब हमने RD क्या किया, ऐड किया, सपोज कुछ भी रखा 2 ओम, ओके, तो हमारी स्पीड जो है n2 वो क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइम पे फ्लक्स क्या होगा हमारा φ2। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, RD को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, डाइवर्टर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं हमारे, वैसे वैसे हमारी स्पीड क्या होगी, हमारी बढ़ती जाएगी। तो अगर RD1 ग्रेटर देन है RD2 से, ठीक है, RD1 ग्रेटर देन है RD2 ग्रेटर देन RD3। ठीक है, तो इस टाइम पे हम करंट मान लेते हैं IS1 है, RD ग्रेटर देन RD2 ग्रेटर देन RD3। देखिए यहाँ पे एक चीज, जैसे हमने ये बनाया था क्या, ये सीरीज थी और ये हमारा डाइवर्टर था, ये है ISE, ये है ID और ये IA है। इस तरीके से कुछ हमारा ये बना था सर्किट। तो अगर हम देखेंगे कि जो ISE करंट है वो क्या होगा, IA इंटू RD अपॉन RD प्लस RSE, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। तो सबसे पहले केस में IA किसके बराबर था, ISE के। सेकेंड केस में सपोज हमने RD क्या रखा अभी 1, RSE मान के चल रहे हैं 1, ठीक है, और IA मान के चल रहे हैं 5। यहाँ पे देखिए IA हम क्या मान के चल रहे हैं, सपोज 5 एम्पियर है, RD 1 मान के चल रहे हैं 1 ओम है, ठीक है, और RSE 1 ओम है। ठीक है, तो इस केस में ISE कितना आएगा हमारा 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, मतलब 2.5। ISE 1 मानेंगे जब RD 1 माना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड, अगर हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया IA तो सेम है 5 एम्पियर, RD 2 ले लिया 2, RSE सेम रहेगा 1, तो ISE 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू
2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, ये कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 3 मतलब 3.3, ये कुछ इतना आया ISE 2। ठीक है, फर्स्ट केस ISE 1 इतना है, ISE 2 इतना है, मतलब बढ़ गया। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं RD1 ग्रेटर देन है RD2 से, ठीक है, सॉरी RD1 लेस देन माना है RD2 से, तो ISE1 लेस देन है ISE2 से, ठीक है, इससे कम है, मतलब फ्लक्स भी क्या होगा phi1 कम होगा phi2 से, तो स्पीड क्या है N1 ज्यादा होगा N2 से। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब किस तरीके से देंगे कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है RD1 ग्रेटर देन है RD2 ग्रेटर देन RD3, इस तरीके से है, तो स्पीड क्या होगी कम होगी, N1 लेस देन N2 लेस देन N3। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम फील्ड का डाइवर्टर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर फील्ड डाइवर्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अगर R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो रही है हमारी, अब बेस स्पीड हो रही है, मतलब स्पीड क्या है, जो नॉर्मल स्पीड है उससे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, उससे अपन ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो पहला मेथड हो गया फील्ड डाइवर्टर। सेकेंड मेथड जो होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा टैप्ड फील्ड कंट्रोल। सीरीज मोटर में ही ये सेकेंड मेथड है, टैप। ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग टैप लगा दिए। ठीक है, ये हम अलग अलग क्या करेंगे, टैप लगा देंगे, 1 इस तरीके, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से हमने क्या किए, टैप लगा दिए, और यहाँ से क्या करेंगे, ये वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, ये हमारा वोल्टेज है। तो सपोज हम 1 पे कनेक्ट कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर टैप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये टैप 1 पे कनेक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, अगर 2 पे है तो हमारा जो है वो यहाँ से यहाँ तक इतने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, 3 पे है तो इतने पे आएंगे, 4 पे है तो बिल्कुल नहीं आएंगे हमारे। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसकी टैपिंग करेंगे उसके हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है। करंट तो हमारा सेम फ्लो हो रहा है, हमारा ISE। ठीक है, फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, MMF के। MMF क्या होता है, N इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरी होगा। हमारा फ्लक्स वेरी होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी हमारी, वेरी करेगी हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारे जितना मैक्सिमम है वो तो हम उससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम ही कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हमारी मतलब मशीन इतने ही हमारी, इससे ज्यादा हम इसके क्या कर सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद और तो नहीं, हम इसको कम ही कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम हो जाए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N इंटू वाई, MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो फ्लक्स कम होगा, फाई कम होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाई है, तो स्पीड क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। तो सेकंड मेथड ये है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक डायग्राम जो हमने बनाया था इसमें एक चीज और, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है, ये हमारा 4 पे है, 3 2 1। ओके, तो अगर हमारा टैप यहाँ पे है, मतलब पूरे नंबर ऑफ टर्न्स है, N इंटू आई के, मतलब N ज्यादा है, फाई ज्यादा है, स्पीड क्या होगी, कम होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मान लो टैप यहाँ पे लाए, मतलब N4 जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा N3 से, फिर N2 से, फिर N1 से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम 4 पे टैप रखते हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर 3 पे रखते हैं तो उससे कम होगी, 2 पे रखेंगे तो उससे कम, और 1 पे रखेंगे तो उससे कम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं टैप फील्ड कंट्रोल मेथड के थ्रू। ठीक है, अब मान लो ये जो वाइंडिंग है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डिफरेंस आएगा। सपोज हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। इसी में
सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सपोज हमने क्या किया, ये दो बाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट की, पैरेलल में कनेक्ट की पहले, ठीक है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से होगा। ओके, तो अगर ये हमारी क्या है, NSE, यहाँ से आर्मेचर करंट IA जा रहा है, ये क्या हो जाएगा IA/2 एंड IA/2। ओके, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम MMF देखेंगे तो MMF पैरेलल में इसलिए P लिख देते हैं, MMF क्या होता है N × I, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है NSE, करंट क्या है IA/2। ओके, अगर यही हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सपोज दो वाइंडिंग्स को इस तरीके से, ठीक है। अगर हम सीरीज में वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या है, ये बाइंडिंग अगर है NSE, ये करंट क्या जा रहा है IA, तो MMF S क्या होगा हमारा NSE × IA, ठीक है। तो MMF सीरीज इक्वल टू क्या होगा MMF पैरेलल डिवाइड बाय 2, ठीक है। मतलब MMF पैरेलल इक्वल टू क्या होगा 2 × MMF सीरीज। मतलब पैरेलल में जो MMF जनरेट होगा वो 2 टाइम्स होगा सीरीज के। तो अगर हम फ्लक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, MMF मतलब क्या है, फ्लक्स है, phi p इक्वल टू होगा 2 × phi SE। तो अगर हम फ्लक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर कम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मेथड है कि किस तरीके से जो होता है हमारा। तो स्पीड अगर हम देखें, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, उसी तरीके से होगी हमारी। phi p जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे हमने देखा MMF P इक्वल टू क्या है, MMF देखिए MMF P इक्वल टू हमारे ये आया NSE × IA/TP एंड MMF S इक्वल टू क्या आया NSE × IA, ठीक है। ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो MMF P इक्वल टू क्या आया MMF SE डिवाइड बाय 2, मतलब MMF SE सीरीज का जो होगा वो 2 बराबर होगा MMF FP पैरेलल के बराबर। तो phi SE इक्वल टू क्या होगा 2 × phi P, ठीक है। सीरीज में जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा 2 × phi P। तो अगर हम बात करें phi P इक्वल टू क्या होगा phi SE/2। ओके, तो जो स्पीड है हमारी वो क्या हो जाएगी हमारी NP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2NS। अगर हम स्पीड की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा NP इक्वल टू 2NS। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, अगर सीरीज वाइंडिंग है तो हमारा फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा ज्यादा होगा, और अगर हमारा शंट वाइंडिंग है तो फ्लक्स क्या होगा कम होगा, क्योंकि सीरीज में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ज्यादा है, और उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 आता है। जैसे ये 1 के हैं तो 2/2 आएगा, और ये 1 है तो ऐड होके क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल फील्ड फ्लक्स कंट्रोल कि किस तरीके से हम फील्ड को वीक करके कमजोर करके हम क्या करते हैं अपनी मोटर की जो स्पीड है उसको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। ओके, दोनों में हमने देखा सीरीज में कैसे होता है और शंट मोटर में कैसे होता है। तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट क्या है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। फ्लक्स को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए फ्लक्स वीकनिंग मेथड इसी को बोलते हैं। फ्लक्स हमारा कम होगा तो स्पीड क्या होगी हमारी बढ़ेगी। तो ये जो मेथड है वो किसके लिए यूज होता है, अब आप बेस स्पीड के लिए, ठीक है। जहां हमें स्पीड को बेस स्पीड से ज्यादा करना है वहां पे हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज करते हैं। अब आप बेस स्पीड के लिए यूज करते हैं। स्पीड और टॉर्क जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसलिए अपन बोलते हैं पावर इक्वल टू 2π/NT/60। इसलिए इस मेथड में जो हमारी मोटर है वो एज अ कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या करती है काम करती है। ओके, तो ये है इसका हमारा ओवरऑल कि हमारा किस तरीके से स्पीड कंट्रोल होती है। ओके, थैंक यू।